कंट्रोल स्ट्रक्चर के बाद और लूप के बाद कुछ हमारे पास कीवर्ड्स का यूज सी में किया जाता है। तो आज हम उन कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं कीवर्ड बताता हूँ कौन कौन से कीवर्ड हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक कीवर्ड यूज होता है ब्रेक। ब्रेक के बाद कंटिन्यू, इसके बाद गो टू। ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, और इसके बाद जो हमारा कीवर्ड तो और नहीं है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंटर्स। तो आज के इस वीडियो में ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू कीवर्ड्स, देन पॉइंटर्स। तो अब सबसे पहले देखिए ब्रेक कीवर्ड क्या होता है। ब्रेक जो कीवर्ड होता है हमारा, वो कुछ इस तरह यूज किया जाता है जब हमें कंट्रोल जो है करंट लूप से जंप आउट करना होता है। मीन्स ऐसे लिख सकते हैं कंट्रोल, जो हमें कंट्रोल नीड टू जंप आउट, नीड टू जंप आउट ऑफ करंट लूप। मीन्स अगर 4 लूप लगी हैं तो जो करंट लूप, जिस लूप में आप ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक कीवर्ड लगाएंगे, उस कीवर्ड से उस लूप से हमारा कंट्रोल बाहर आ जाएगा। कंट्रोल नीड टू जंप आउट ऑफ करंट लूप विदाउट परफॉर्मिंग रेस्ट ऑफ द कोड, विदाउट परफॉर्मिंग रेस्ट ऑफ द कोड। इसका मतलब कि करंट लूप से कंट्रोल बाहर आ जाएगा, जहां आपने ब्रेक लगाया होगा उसके आगे के कोड को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर 3 लूप लगी हुई हैं तो जो करंट लूप होगी, जिस लूप में एग्जीक्यूशन हो रहा होगा, उसके बाहर आ जाएगा। देखिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूं यहाँ पे, छोटा सा मेन। इसके बाद मैंने लिया इंट आई, इसके बाद मैंने लिखा फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 100, i प्लस प्लस। इसके अंदर मैंने लिखा आपके लिए printf %d, i की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूं। एक कंडीशन लगाई मैंने, इफ i इक्वल टू 10, और यहाँ पे लिख दिया ब्रेक। ब्रेक ऐसे लिखा जाता है, ब्रेक के बाद सेमीकोलन, और ये प्रोग्राम बंद कर दिया। ये हमारी लूप चल रही है, ठीक। अब जब ये एग्जीक्यूशन में आएगी, देखना क्या होगा। 0 से शुरू होगा, लेस देन 100 कंडीशन लगी है, 0 to 100 तक प्रिंट होना चाहिए। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये प्रिंट करेगा, ठीक। जैसे ही अब देखिए होगा क्या, i प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, पहले वैल्यू रिटर्न देन इंक्रीमेंट। और मैंने आपको पहले बताया था जब लूप बताई थी, तो इसका कंडीशन, इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, पहले इनिशियलाइजेशन, देन इंक्रीमेंट, देन कंडीशन चेक। फर्स्ट स्टेप ये चलता है, सेकेंड स्टेप ये चलता है, थर्ड स्टेप ये चलता है। ऐसे ही बताया था ना। अब देखिए, सॉरी, इनिशियलाइजेशन देन कंडीशन, ठीक है ना, देन बॉडी, ये मैं भूल गया था, ये स्टेप ये भी है। इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर बॉडी, और देन फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इस तरीके के स्टेप होते हैं। 1 2 3 में मतलब अंदर जाएगा, देन 4। तो अब देखिए क्या होगा, जैसे 9 पे आएगा, क्योंकि मैंने कंडीशन i इक्वल टू 10 पे लगाया है ना, तो जब i की वैल्यू 9 होगी, इनिशियलाइजेशन तो हो चुका होगा, ये कंडीशन ट्रू होगी, है ना। 9 को ये प्रिंट कर चुका होगा, ठीक है ना, ध्यान समझना, 9 प्रिंट हो गया होगा। अब इंक्रीमेंट हुआ होगा तो 9 से आगे वैल्यू क्या ही होगी, 10, ठीक, 10 हो गई होगी। अब अगले स्टेप में क्या हुआ होगा, कंडीशन चेक हुई होगी, 10 लेस देन 100 है, ओके, नीचे आएगा। लेकिन अब क्या है, जब ये वैल्यू रिटर्न होके हमारी 10 यहाँ चेकिंग के लिए आई होगी कि इफ i इक्वल टू 10,
ये देखो मैंने कंडीशन क्या लगा रखी है, इफ आई इक्वल टू 10, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ब्रेक। अब ये 10 की वैल्यू होते ही आगे का कोड ये रन नहीं होगा और करंट लूप से, इस लूप से ये प्रोग्राम बाहर आ जाएगा, मतलब यहां पर। तो ये क्या प्रिंट करेगा, 0 से लेके 9 तक की वैल्यू। अब आप कहोगे सर पहले तो यहाँ पे 9 आया, 9 प्रिंट किया, तो यहाँ 10 कैसे चेक कर लेगा भाई, आई प्लस प्लस लगा हुआ है। आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, पहले वैल्यू रिटर्न कर देता है, देन इंक्रीमेंट हो जाता है। तो आई की वैल्यू तो रिटर्न होगी 9 ही आ रही होगी, लेकिन आई की वैल्यू एक्चुअल में क्या होगी, वहां पे आई प्लस प्लस हो चुका होगा, तो 10। तो उसी स्टेप के बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कुल मिला के समझने वाली बात यह है कि फॉर लूप में तो हमारी इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन चेक, देन फिर बॉडी, है ना, देन फिर इंक्रीमेंट। तो अब इसमें कोई डाउट तो नहीं, मतलब ब्रेक जो है हमारा करंट लूप से सीधा बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही आई की वैल्यू 10 होगी, कायदे से क्या करना था, 0 से लेकर 100 तक के नंबर प्रिंट करने थे, 0 to 99 तक के। लेकिन ये नंबर प्रिंट कहां तक करेगा, केवल और केवल 9 तक। क्यों, जैसे यहाँ 9 आएगा तो आई प्लस प्लस एक्चुअल वैल्यू क्या होगी आई के मेमोरी लोकेशन पे 10। तो 10 पे ये ब्रेक हो गया, इसका मतलब करंट लूप से बाहर आ गया। तो कुछ जगह पर प्रोग्राम्स में हम लोग सी में क्या करते हैं, जहां पर भी हमें कंट्रोल करंट लूप से बाहर लेना होता है, तो वहां पर हम लोग ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक, तो ये मैंने आपको ब्रेक कीवर्ड का यूज एक एग्जांपल से समझा दिया। अब देखिए कंटिन्यू क्या होता है। कंटिन्यू, जब हम कंटिन्यू कीवर्ड की बात करते हैं तो जहां पर भी कंट्रोल हमें लूप की बिगिनिंग में लाता हूं, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग BEGIN, तो NNIN, बिगिनिंग ऑफ करंट लूप, सारी लूप नहीं, जिस लूप में आप काम कर रहे हैं, तो बिगिनिंग ऑफ करंट लूप। अगर कंट्रोल आपको बिगिनिंग में भेजना है तो हम लोग कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। अब देखिए इसको समझाता हूं एग्जांपल के थ्रू। मेन, दो वेरिएबल लिए हमने, इंट i, j। अब फॉर लूप लिया मैंने, फॉर i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 2, i प्लस प्लस। इसके अंदर दूसरी फॉर लूप लगा दी मैंने, j इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू 2, j प्लस प्लस। इसके अंदर एक कंडीशन लगा दी, इफ i इक्वल टू j। तो अब मैंने लगा दिया कंटिन्यू इस तरीके से, और नीचे प्रिंट करा रहा हूं printf %d i, j, और तीनों चीजों को बंद कर दिया। ये फॉर भी लूप भी बंद कर दी, ये भी बंद कर दिया, और मेन प्रोग्राम भी बंद कर दिया। तो अब देखिए क्या होगा, लूप, एक लूप के अंदर दूसरी लूप लगी हुई है ना, एक फॉर के अंदर दूसरी फॉर। तो पहले क्या होगा, i की वैल्यू 1 के लिए ये लूप पहले एग्जीक्यूट होगी। तो देखिए i इक्वल टू जब 1 होगा, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर देता हूँ, यहाँ आउटपुट लिखता हूँ। i की वैल्यू 1 होगी तो j की वैल्यू 1 के लिए लूप चलेगी, फिर j की वैल्यू 2 के लिए लूप चलेगी। तो i इक्वल टू 1, तो j इक्वल टू 1 पे ये क्या कह रहा है, i इक्वल टू j। तो जाहिर सी बात है i की वैल्यू भी 1 है और j की वैल्यू भी 1 है। तो कंटिन्यू लगाए ना, इसका मतलब क्या है, कंट्रोल सीधा कहां पर पहुंच जाएगा, बिगिनिंग ऑफ द लूप, फिर से तुरंत स्टार्टिंग में यहां पहुंच जाएगा, आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब फिर यहां आ गया, अब आगे j की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट हो गई होगी, तो 2 आ गया होगा। तो अब ये चीज 1 और 2 की वैल्यू इक्वल नहीं होगी, तो अब i और j की वैल्यू ये प्रिंट कर देगा। तो i की वैल्यू क्या होगी 1 और j की वैल्यू होगी 2। ठीक है ना, अगला स्टेप देखिए। अब i की वैल्यू 1 के लिए फुली एग्जीक्यूटेड हो गया, अब i की वैल्यू अगली बार में कितनी होगी 2, i प्लस प्लस लगाया और 2 तक लूप चलनी है। तो अब i की वैल्यू 2 होगी। अब इसके लिए j की वैल्यू 1 के लिए लूप चलेगा और j की वैल्यू 2 के लिए चलेगा। तो i की वैल्यू 2 होके जैसे ही j इक्वल टू 1 आएगा, तो अभी तो ये इक्वल है नहीं, तो ये चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी, आगे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो अब यहाँ पर क्या है, i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू क्या है 1। तो i की वैल्यू हो गई 2, j की वैल्यू हो गई 1। ठीक, अब लूप पे चला, फिर i की वैल्यू हो गई 2, i की वैल्यू तो 2 ही थी, j की वैल्यू है 2।
तो यहाँ पे ये दोनों चीज क्या हो गई, इक्वल। तो अब ये प्रिंटफ वाली लाइन नहीं एग्जीक्यूट होगी। अब ये क्या होगा, प्रोग्राम फिर से जब कंट्रोल कहाँ पर जंप कर जाएगा, यहाँ से फिर स्टार्टिंग लूप की स्टार्टिंग में जाएगा। अब j = 2 के बाद आगे 3 होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो आगे का एग्जीक्यूशन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या होगा, 1 2 एंड 2 1। तो बात समझ में आ गई। जहां पर भी आपको किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे अगर कंट्रोल इमीडिएट आपको जंप कराना है बिगिनिंग ऑफ द लूप, करंट लूप, ठीक, तो एक बिगिनिंग में फिर से स्टार्टिंग में लेके आना है तो आप कंटिन्यू कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक क्या करता है, करंट लूप से सीधा बाहर, और कंटिन्यू क्या करता है, करंट लूप जो आपकी लूप लगी उसके बिल्कुल स्टार्टिंग से कंट्रोल आपको अगेन भेज देता है कि अब जो है यहाँ से फिर से एग्जीक्यूट होगा। वैल्यू j = 1 2 नहीं होगा, ये सीक्वेंस चलता रहेगा, बस एग्जीक्यूशन स्टार्टिंग से करवाना शुरू कर देता है बिगिनिंग में। तो ये डिफरेंस हुआ ब्रेक और कंटिन्यू में। तो कई बार शॉर्ट नोट पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक कीवर्ड एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यू, ठीक। तो इस तरीके से ब्रेक और कंटिन्यू आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए अगला बताता हूं आपको, क्या गो टू कीवर्ड क्या होता है। गो टू कीवर्ड होता है अगर आपको कहीं पर भी कंट्रोल कोई स्पेसिफिक लाइन पे ले जाना है तो हम लोग गो टू कीवर्ड का यूज करते हैं। कंट्रोल कहाँ, वेयर यू वांट, मैं यहां लिख देता हूं, कंट्रोल कहां जंप कराना है, वेयर यू वांट, जहां पे आप भेजना चाहें, ठीक। अब इसका यूज देखिए कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूं मेन, इसके अंदर हमने 3 वेरिएबल लिए इंट abc, ठीक, स्कैनफ a और b की वैल्यू इंसर्ट करा रहा हूं मैं। सिंपल एडिशन का प्रोग्राम बना रहा हूं गो टू के थ्रू। तो %d कॉमा %a कॉमा %b 2 वैल्यू इंसर्ट हो गई। अब मुझे एडिशन यहां नहीं करना है। देखिए मैंने क्या लिख दिया, गो टू, सपोज करो मैंने लिख दिया SOS और सेमीकोलन, ठीक, और गेट ch लगा के ये प्रोग्राम कर दिया बंद, ठीक, मेन प्रोग्राम खत्म हो गया। अब मैं नीचे यहां लिख रहा हूं SOS, फिर जब इसकी जब आप डेफिनेशन देंगे तो यहाँ पे लगाएंगे कॉलन, यहाँ पे क्या लगाएंगे, सेमीकोलन। अब SOS में मैंने क्या किया, C = a + b और प्रिंट करा लिया C को, तो printf %d, C, ठीक, और इसको बंद कर दिया। तो ये हो गई SOS की डेफिनेशन। इस प्रोग्राम को पूरा यहां से लेके यहां तक आपको लिखना पड़ेगा नीचे तक। अब देखिए इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। मेन होगा, 3 वेरिएबल लिए थे, ठीक है, 2 वेरिएबल इंसर्ट करेगा तो आप सपोज करो 10 डाला, 15 डाल दिया। अब प्रोग्राम यहाँ पे आएगा गो टू SOS, तो ये क्या करेगा, पूरे प्रोग्राम में ढूंढेगा SOS की डेफिनेशन कहाँ है, SOS कहाँ पड़ा है। तो अब यहाँ से सीधा कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर कि SOS ये है। अब SOS का मतलब क्या है, C = a + b, तो दोनों का एडिशन करेगा। फिर printf %d, C, आपने C को प्रिंट करा लिया है तो यहाँ पर वैल्यू प्रिंट कर देगा 25। प्रिंट होने के बाद वापस कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, यहाँ इसके बाद वापस आ जाएगा इसी लाइन पे गेट सी, इसके आगे गेट सी, प्रोग्राम खत्म। तो आप देखिए मैंने SOS यहाँ पर लिखा हुआ था कि गो टू SOS और इसकी डेफिनेशन यहाँ पे। तो ये हमारा तब यूज होता है, मान लो किसी प्रोग्राम को आप लिख रहे हैं और लिखते समय आपको बीच में कोई वहां पर कोई फंक्शन परफॉर्म कराना है, फंक्शन की तरह होता है, अभी आगे फंक्शन में बताएंगे। तो आप उसकी डेफिनेशन कहीं बाहर देना चाहते हैं तो इस तरीके से कोई SOS की जगह आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, गो टू ABC XYZ, जो नाम यहाँ देंगे वही नाम यहाँ पे होना चाहिए। और ये ध्यान रखना यहाँ पे सेमीकोलन लगेगा, यहाँ पे कॉलन लगेगा। तो इस तरीके से आप गो टू कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड थे, ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू, ठीक। अब देखिए एक बड़ा लोग डरते हैं जिसको बोलते हैं पॉइंटर्स। इसमें ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। मैं पॉइंटर्स में यहाँ पर आपको बताऊंगा पॉइंटर की डेफिनेशन और पॉइंटर का मतलब क्या होता है। और पॉइंटर हर जगह यूज होता है। पॉइंटर आपका एरे में भी यूज होगा, स्ट्रक्चर में भी यूज होगा, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में भी होगा, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो ये सब चीज यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। यहाँ केवल मैं पॉइंटर की मीनिंग और पॉइंटर की डेफिनेशन और सिंपल पॉइंटर का यूज, बाकी पॉइंटर जहां जहां भी यूज होगा, जैसे एरे में यूज होगा तो अपनी फिक्स जगह यूज होता है, बाकी सब जगह जहां भी यूज होगा, जब हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो वहां पे इसका यूज करने का तरीका हम आपको बताते चलेंगे। अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि पॉइंटर होता क्या है और पॉइंटर का यूज क्या होता है, ठीक। अब देखिए
पॉइंटर की डेफिनेशन इस तरीके से दी जाती है कि पॉइंटर इज अ वेरिएबल which holds address of another variable, address of another variable मतलब पॉइंटर एक वेरिएबल है, इज अ वेरिएबल, एक वेरिएबल है जो कि दूसरे किसी वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। अब देखिए समझिए क्या, फॉर एग्जाम्पल आप कंप्यूटर में लिखते हैं ना int a इक्वल टू 3, तो ये जब प्राइमरी मेमोरी में रैम में एग्जीक्यूशन में जाता है तो होता क्या है, हमारी प्राइमरी मेमोरी में ये बहुत सारी लोकेशंस होती हैं, इनका कुछ एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 2303, इसका लिख दिया मैंने 2305, इसका लिख दिया मैंने 2306। अब तो आप कहोगे सर 4 क्यों छोड़ दिया, यहाँ पे 7 लिख रहा हूँ तो 2304 क्यों छोड़ दिया, 2306 क्यों छोड़ दिया? वो इसलिए छोड़ दिया, होते तो कॉन्टिन्यूस में ही है, चूंकि ये इंटीजर इक्वल टू 3, इंटीजर को मैंने शुरू में आपको बताया था कि इंटीजर कितना स्पेस लेता है, 2 बाइट का, कैरेक्टर कितना लेता है, 1 बाइट, है ना। तो ये बाइट में मैंने लिखा हुआ है एड्रेस, तो 2 बाइट लेता है, तो 3,4 पोजीशन पे हमारा इंट ए स्टोर होगा कुछ इस तरीके से, है ना। तो a इक्वल टू 3 कहाँ स्टोर होगा, सपोज करो यहाँ स्टोर है। तो अब देखना क्या है, ये है a, तो समझने वाली बात ये है कि मैंने लिखा इंट a इक्वल टू 3, इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू 3 स्टोर है कहाँ, इस एड्रेस पर। तो एड्रेस क्या है, ये 2303। मतलब ऐसे समझिए कि प्राइमरी मेमोरी में जहां पर भी वैल्यू स्टोर होती है उन सभी का कुछ ना कुछ मेमोरी एड्रेस होता है, एक रैंडम नंबर, सपोज करो 2807, इस तरीके से। तो जहां पर भी ये वैल्यू स्टोर होगी वहां पर उसका एड्रेस, तो पॉइंटर क्या होल्ड करता है, ये वाली वैल्यू, जो ये वाली वैल्यू है ये पॉइंटर होल्ड करता है। इतनी बात समझ में आ गई। पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर इज वेरिएबल विच कंटेन्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ये जो आपने a इक्वल टू 3 लिया था, इसका जो एड्रेस है वो उसको होल्ड करेगा। तो अगर मुझे, अब देखिए 3 को एक्सेस करने के 2 तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं किसी स्टूडेंट का रोल नंबर 10 है और उसका नाम है अमित, ठीक, तो उसको कॉल करने का क्या तरीका, या तो सीधा आप अमित बुला लो, या फिर ये कह दो भाई रोल नंबर 10 जिस पर्सन का नाम है उसको बुलाइए। तो दोनों की बात एक ही हुई। तो सेम तरीका यहाँ पर है। तो ए को एक्सेस करने के 2 तरीके हैं, या तो आप सीधा कह दो कि भाई ए की वैल्यू ए क्या है, ए को कॉल कर लो, या फिर आप कहो कि एड्रेस ऑफ ए पे जो वैल्यू है, एड्रेस और ऑफ ए पे जो वैल्यू है उसको मुझे एक्सेस करना है। तो दोनों का मतलब कितना हुआ, 3 हुआ। आप डायरेक्ट ए लिखें या एड्रेस ऑफ ए लिखें, उस पे वैल्यू लिखें तो वो भी 3 है ना। तो इस तरीके से पॉइंटर हमारा यूज होता है। अब देखिए पॉइंटर का यूज हम कैसे करते हैं। पॉइंटर जैसे आपने लिखा इंट a इक्वल टू 3 या a इक्वल टू 3, मैंने 2 वेरिएबल ले लिए इंट a कॉमा b और b को ले लिया पॉइंटर। तो पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करते हैं, सपोज करो b है, b को पॉइंटर बनाना है तो इससे पहले आप एक स्टार लगा दीजिए, ये पॉइंटर बन गया, ठीक। तो अब a की वैल्यू है 3, तो हम लिखेंगे अगर 3 को एक्सेस करना है तो b इक्वल टू m%a, यहां समझना। तो ये क्या करेगा, ये एड्रेस को एक्सेस कर लेगा। देखिए 2 बातें हैं, जहां पर आप ये स्टार का मतलब लगाएंगे इसका मतलब होता है पॉइंटर, और अगर आपने लिखा है m%a इसका मतलब होता है एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ a पॉइंट। अब अगर मैंने लिखा सपोज करो printf %d कॉमा a और यहाँ पे लिख दिया मैंने printf %d कॉमा पॉइंटर b, तो दोनों का मतलब सेम होगा। a की वैल्यू तो 3 है ही है, ठीक है ना। पॉइंटर b का मतलब क्या है, अब ये तुरंत देखेगा कि ये लगा है पॉइंटर b, तो इसका मतलब क्या है, b क्या है, तो ये देखेगा b इक्वल टू क्या है, a का एड्रेस, है ना। तो देखिए मैं बता देता हूं, जैसे आपको लिखा है पॉइंटर b, ठीक, और b का मतलब क्या है, एड्रेस ऑफ a। अब देखना ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले देखेगा a क्या है, फिर देखेगा a का एड्रेस क्या है, और इसका मतलब होता है वैल्यू, ठीक। तो इसको हम कह सकते हैं कि वैल्यू क्या होगी, एट दैट एड्रेस। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि वैल्यू एट दैट
एड्रेस। तो %a का मतलब है ए का एड्रेस, और इसका मतलब क्या है, इस एड्रेस पे वैल्यू। तो ये भी कितना प्रिंट करेगा आपका 3। बात समझ में आ गई? जिसके नहीं समझ में आई मैं शॉर्ट में एक बार दोबारा बताता हूं। देखिए अगर मैंने लिखा हुआ है पॉइंटर बी, तो इसका मतलब होता है वैल्यू एट दैट एड्रेस, ये इसको एड्रेस रीड करेगा। और अगर मैंने लिखा है एड्रेस ऑफ ए, तो इसका मतलब क्या होता है, एड्रेस ऑफ ए। ठीक। और अगर मैंने लिखा हुआ है b इक्वल टू %a, b में आप किसी का भी एड्रेस स्टोर करा सकते हैं, तो इस वाली लाइन में क्या होगा, पॉइंटर b की जगह रिप्लेस हो जाएगा %a। तो अब इसका मतलब समझिए a देन a का एड्रेस देन इस एड्रेस पे वैल्यू। तो इसका मतलब होता है एड्रेस और इसका मतलब होता है वैल्यू। ठीक, बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया। अब देखिए मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रहा हूं, उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस लिखता हूं, उससे आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं या पॉइंटर का यूज क्या है। सपोज करो मैंने लिखा मेल, इंट लिया मैंने i इक्वल टू 3, ठीक है ना। इंट पॉइंटर ले लिया मैंने j, और j पॉइंटर है तो जाहिर सी बात इसमें एड्रेस स्टोर कराना पड़ेगा किसी का, तो मैंने i का एड्रेस स्टोर करा दिया। ठीक, अब देखो मैंने लिखा कुछ कॉम्बिनेशंस मैं प्रिंट करा रहा हूँ, printf परसेंटाइल। अच्छा एक बात और, ये ऊपर समझ लो, एड्रेस प्रिंट कराने के लिए आप परसेंटाइल u का भी यूज कर सकते हैं। तो u का मतलब होता है एड्रेस, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूँ परसेंटाइल u कॉमा %i। ठीक, अब मैं हर जगह पर printf नहीं लिखता हूँ, सीधा लाइन लिखता जा रहा हूँ, है ना। ठीक है। अच्छा, ये जो परसेंटाइल u लिखता हूं मैं, इस परसेंटाइल u का मतलब मैं आपको बता ही देता हूं। u देखो हम लोग लिखते हैं परसेंटाइल d का मतलब होता है अनसाइंड साइंड इंटीजर। d मींस साइंड इंटीजर। ठीक, आपकी वैल्यू साइंड होगी, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये होता है अनसाइंड इंटीजर के लिए, अनसाइंड इंटीजर के लिए। तो एड्रेस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, इसलिए हम लोग जनरली अनसाइंड इंटीजर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है u और d में। अब देखिए मैंने लिखा परसेंटाइल u कॉमा परसेंटाइल %i, इसको बोलते हैं %, है ना। और ये क्या होता है, परसेंटाइल। इसके बाद मैं प्रिंट करा रहा हूं j को, पूरी लाइन एज इट इज रहेगी j। ठीक, इसके बाद मैं प्रिंट करा रहा हूं %j। इसके बाद मैं लगा रहा हूं सिंपल j। इसके बाद मैं लगा रहा हूं, नीचे बढ़ता जाता हूं i। बाकी पूरा स्टेटमेंट एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। ये लास्ट की मैं केवल वेरिएबल्स लिख रहा हूं जिसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं। फिर लिखा मैंने पॉइंटर %i दिस वन, फिर लिखा मैंने पॉइंटर j। इतने कॉम्बिनेशन से आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोग्राम क्या कहना चाह रहा है, पॉइंटर का यूज कैसे करेंगे। ठीक, अब देखिए इसके लिए आप थोड़ा सा एक फिगर सा बना लीजिए। ये मेमोरी लोकेशन है, इसमें 3 स्टोर है, ये i है। इसका एड्रेस हम कुछ मान लेते हैं, कोई भी एड्रेस आप एज्यूम कर सकते हैं। सपोज करो मैंने इसका एड्रेस मान लिया 65524, ये एड्रेस है कुछ इसका। ठीक, i है, उस पे 3 स्टोर है और इसका एड्रेस क्या है, दिस वन। तो आप देखिए i इक्वल टू 3 है, पॉइंटर वेरिएबल j है और j के अंदर i का एड्रेस है। तो देखिए अब इसका मतलब क्या है, इसमें लिखा है %i, इसका मतलब क्या होगा, एड्रेस ऑफ i। एड्रेस ऑफ i क्या है, तो आउटपुट क्या आएगा 65524। जब कंप्यूटर रन करेंगे जरूरी 65524 आए, उस टाइम पे जो मेमोरी लोकेशन खाली होगी वो आपका एड्रेस यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक, तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब अगर j आता है j क्या है, तो अब देखेगा भाई कंप्यूटर की j क्या है। j मतलब क्या है, एड्रेस ऑफ i। तो j का मतलब क्या है, एड्रेस ऑफ i। तो बात तो वही हो गई, तो क्या प्रिंट कर देगा 65524। लिखने का तरीका बदल गया भाई, एड्रेस ऑफ i क्या था j, तो मैंने j को रिप्लेस कर लिया
एड्रेस ऑफ आई, तो ये हो गया 65524, इसलिए मैं एक्सपेंड करके बता रहा हूँ क्या मतलब है। आप देखिए अब लिखा है m%j, इसका मतलब क्या हुआ भाई, तो इसको भी थोड़ा एक्सपेंड कर लो, तो m% और j की जगह पर क्या आ जाएगा m%i। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि i की जो था उसका एड्रेस, तो i का एड्रेस क्या है ये, और इसका भी एड्रेस, मतलब अब ये भी तो वैल्यू कहीं ना कहीं स्टोर होगी, तो इसका एड्रेस बताओ, तो उसके लिए कोई दूसरा एड्रेस, तो सपोज करो मैंने ये वैल्यू एज्यूम कर लिया, ये वैल्यू इस पे स्टोर थी, सपोज कहीं भी हो सकती है भाई, अगर आप इसको वैल्यू कंसीडर कर लेंगे तो ये भी किसी ना किसी पर एड्रेस पे चली जाएगी ना। तो अब ये क्या कह रहा है कि आई का एड्रेस तो ठीक है, लेकिन अब वो जो एड्रेस है उसका भी एड्रेस बताओ, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा एड्रेस। बात क्लियर हो गई। अब देखिए नेक्स्ट मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ जे, ठीक है, तो ये तो मैं बता ही चुका हूँ ऊपर, जे का मतलब क्या था, यही रिपीट हो गया है मुझसे, कोई बात नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा 65524, ये जो जे लिखा था वही मैंने यहाँ पे ले लिया। अब देखिए आगे क्या प्रिंट कर रहा हूं मैं, आई की वैल्यू। ओके, तो आई क्या है, तो आई तो देखिए ऊपर सिंपल आई की वैल्यू क्या थी 3, तो यहाँ पर सिंपल प्रिंट कर देगा ये क्या 3, इसमें तो कोई लॉजिक है ही नहीं। यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है, आई का एड्रेस और एड्रेस पे वैल्यू, इस साइन का मतलब क्या होता है, जो ये मैंने लगा रखा है अभी बताया, इस साइन का मतलब होता है वैल्यू और इस साइन का मतलब क्या होता है एड्रेस। तो आई का एड्रेस और उस पे वैल्यू, तो देखिए आपने जो भी बताया था क्या था, आई का एड्रेस ये रहा, इस पे वैल्यू क्या थी 3, तो अगेन क्या आंसर आ जाएगा आपका 3। ठीक, अब इसको देखिए पॉइंटर जे, इसका मतलब क्या होता है, तो पहले पॉइंटर जे क्या है भाई, ये प्रोग्राम में ढूंढेगा जे क्या है, जे मीन्स m%i, तो यहाँ पे लिख लीजिए m%i, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर वाली लाइन हो गई आई का एड्रेस और उस पे वैल्यू, तो आई का एड्रेस और उस पे वैल्यू क्या थी 3। तो आपको इतने कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे एड्रेस आता है और कहाँ पे वैल्यू आती है, ये एड्रेस के और ये वैल्यू तीनों की कॉम्बिनेशन मैंने आपको समझा दी है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, जहां पर भी मैं आपको सीधा बता देता हूं, जहां पे ऐसे लिखा हो एड्रेस ऑफ दिस, तो ये तो एड्रेस देगा, जहां पे मैं लिख दूं इस तरीके से और इसमें जिसका भी एड्रेस स्टोर होगा उसकी ये क्या करेगा वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक, ये मैंने आपको पॉइंटर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया कि पॉइंटर कैसे वैल्यू होल्ड करता है और कैसे एड्रेस होल्ड करता है। अगर अब पॉइंटर जहां भी यूज होगा, आगे एरे में यूज होगा, फंक्शन में यूज होगा, कॉल बाय रेफरेंस में यूज होगा, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में यूज होगा, स्ट्रक्चर में यूज होगा, तो जहां पर भी ये एरे स्टोर होता जाएगा, जहां पर भी इसका यूज होता जाएगा उसको हम वहीं पे आपको कंटिन्यूएशन में बताते चलेंगे। तो अब आपको बेसिकली वहां बताते समय ये नहीं मुझे बताना पड़ेगा कि पॉइंटर क्या होता है और कैसे यूज होता है, तो पॉइंटर इस तरीके से यूज होता है और उसमें एड्रेस हम इस तरीके से स्टोर करते हैं। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू और पॉइंटर इनका डिटेल बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्विच और फंक्शंस, स्विच केस और फंक्शंस को। ठीक है, ओके, थैंक यू।